In the previous topic, we started with supply. Okay. Supply, what did we cover in supply? Supply में हमने क्या क्या cover किया? Supply, meaning of supply, factors affecting supply, factors affecting supply or determinants of supply या supply function. Then we did law of supply, उसकी assumptions, जो factors हैं उनको constant मान लेना, वो assumptions. फिर individual supply schedule, individual supply curve, market supply schedule, market supply curve. ठीक है, ये हमने कवर किया. और इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? चेंज इन सप्लाई, जो लेटेस्ट लास्ट टॉपिक किया. चेंज इन सप्लाई वॉज अगेन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. द फर्स्ट फैक्टर वॉज प्राइस. तो द चेंज विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन. रिमेंबर, व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई इंक्रीजेस and resultant supply curve stretch rightwards. This movement along the curve where supply curve stretches rightwards or upwards is called extension of supply. Then second type of change was contraction of supply. It was a flip side of extension when due to fall in price. There is very important, इसमें एक बड़ी important चीज़ है बेटा. switch on your cameras please. I am regularly checking it, so don't put these cameras off please. And what difference does it make? इससे कोई difference नहीं आता बेटा. If you are concentrating enough, that is more than enough. Good. So this was a change in supply we were doing. So change in supply comes under two categories. आप उसको कह सकते हो change in quantity supplied and change in supply. Change in quantity supplied के अंदर आएगा extension contraction और change in supply के अंदर आएगा increase decrease. दूसरा नाम है इसका movement along the curve and shift in the curve. जब movement along the curve है, curve के ऊपर ही movement हो रही है, तो वो हो जाएंगे extension contraction. And when there is a shift in the curve, either it is increase or it is decrease. When the curve shift rightwards, that is increase in supply, and when curve shift leftwards, inwards, that is decrease in supply. तो एक दूसरा नाम ये भी है. तो कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए. एक तो सीधा ही पूछ सकता है डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई. या वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है distinguish between change in quantity supplied and change in supply. तो change in quantity supplied में आप करोगे extension contraction और change in supply में आप करोगे increase decrease. फिर तीसरी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है distinguish या what is the difference between shift movement along the curve and shift in the curve. तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं, तो बट उसका मतलब वही सेम ही है. सेम मीन्स चेंजेस. एक कैटेगरी है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें प्राइस बढ़ रहा है, एक में प्राइस घट रहा है, तो ये आ गया एक तरह. दूसरी तरह का चेंज है इंक्रीज डिक्रीज. व्हेन देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या व्हेन मोर इज सप्लाइड एट सेम प्राइस और सेम अमाउंट इज सप्लाइड एट लेस प्राइस, दैट कॉजेज सप्लाई कर्व टू शिफ्ट राइटवर्ड्स. दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई. व्हेन उल्टा इसका, when less quantity is supplied at same price or same quantity is supplied at more price, तो supply curve shift inwards, अंदर की साइड आ जाता है. so leftward shift, एरो डाल लो इसको दिखाने के लिए, एरो बना लो इस तरह से, जैसे एरोस दिखाए ना. लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो न्यू सप्लाई कर्व है उसको डॉटेड दिखा दो, पुराने वाले को स्ट्रेट लाइन से दिखा दो.
जो प्राइस में भी जो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक प्रैक्टिस ही है, दिस इज अ प्रैक्टिस। ये इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स का ये एक प्रिंसिपल है, एक नियम है कि आपको ओरिजिनल वाला जो है वो स्ट्रेट लाइंस में दिखाना होता है, और जो चेंज आया है, जब जैसे डिमांड में चेंज यहाँ आया, देखो डॉटेड से दिखाया, प्राइस में चेंज यहाँ आया, और जो नया सप्लाई कर्व बना वो डॉटेड से। तो चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, वेयर एवर जहाँ पे भी आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ रही है, तो डायग्राम का ये प्रिंसिपल नियम याद रखना है आपको। आप बेटा इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी आपको एक्यूमुलेट करती जानी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको जोड़ते जाना है, ताकि लिखते समय बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे स्पेशली आपका आंसर वोकैबुलरी के हिसाब से भी, कि किस तरह के वर्ड्स चूज़ किए हैं आपने, किस तरह की लैंग्वेज लिखी है, किस तरह से डायग्राम बनाए हैं, उनकी लेबलिंग कैसे की है, ये सारा मेक्स अ बिग डिफरेंस। दिस टोटल थिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। और जो ये प्रैक्टिस करते हैं वो 100 में से 100 भी ले आते हैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें 100 लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ले आते हैं, लाए हैं हमारे बच्चों ने। बाकी 99, 97, 96 ऑल इंडिया लेवल पे compete करके इतने तो आ ही जाते हैं हमारे, टच वर्ड इतने आ जाते हैं हमारे। तो ये आपको ये स्किल सीखनी है, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, उसको टैबुलर फॉर्म में कैसे दिखाना है, फिर उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, यू नीड टू लर्न ऑल दिस थिंग। और ये भी समझ लो बेटा, अगर आपको ये आ गया हुनर कि आप सब टॉपिक को समझते हो और उसके बाद जैसा पूछा गया हो वैसा आंसर लिख देते हो, तो बस दैट्स इट, आपको पता भी नहीं चलेगा आसानी से, कितना आसानी से हो गया और बड़ी जल्दी आया आकाश। तो ये हमने चेंज इन सप्लाई किया था, ठीक है। अब चेंज इन सप्लाई में आगे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसका कॉजेज कोई पूछे, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। गुड मॉर्निंग बेटा। कोई पूछे कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेज क्या हैं, बड़े सिंपल है। इसका कॉज है ड्यू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हैपन्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस राइज होता है तभी सप्लाई इंक्रीज होती है, फिर सप्लाई का बड़ा हो जाता है। जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का कॉज है डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि इसके फैक्टर तो प्राइस ही थे ना, ये तो प्राइस के कारण ही होता है। लेकिन जो इंक्रीज डिक्रीज था ये वाला, जिसमें एंटायर सप्लाई कर्व ईदर शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स दैट इज डिक्रीज, और द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स दैट इज इंक्रीज। तो इसमें कुछ कारण है। पहले तो ये समझ लो कारण क्या थे, अदर फैक्टर्स। देखो ना इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया प्राइस के कारण थे ना, प्राइस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नंबर ऑफ फर्म्स, एक्सपेक्टेड चेंज, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इस तरह के फैक्टर्स थे ना जो सप्लाई को इफेक्ट करते थे। तो जो बाकी फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, उनमें जब बदलाव आता है, उनमें जब चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण जब सप्लाई में चेंज आता है तो ये होता है, या तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा या डिक्रीज इन सप्लाई होगा। जैसे रीसेंट एग्जांपल ले लो बेटा, आपके कैमरे फिर कईयों के ऑफ है, सिर्फ एक आरती का ऑन है, नवनीत का ऑन है। ये नहीं बेटा, मैं आपके साथ वैसे भी इंटरेक्ट कर रहा हूं ना, फिर आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूं, ये देखो मैं लैपटॉप पे आपको देख रहा हूं सबको। तो ये आपको थोड़ा सा सीरियसली लो ना इसको आप। तो बाकी फैक्टर्स के कारण जो चेंज आता है दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक। अब वो फैक्टर्स में चेंजेस कैसे हैं, जैसे कारण बनाने हमने, आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। तो पहला प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का बिहेवियर मैंने बड़ा अच्छा आपको समझाया था, ये वाला, कि सप्लाई में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इस तरह से बिहेव करता है। अब हमको बनाना है कारण, कॉजेज बनाने हैं। बेटा याद तो आप क्या क्या याद करते रहोगे फिर, इसलिए समझ लो, इसको समझ लो। यही बताया था ना, क्योंकि डिमांड के केस में वो ऐसा होता था, सप्लाई के केस में सब्स्टिट्यूट गुड का बिहेवियर ऐसा है, ठीक।
अब हमको कारण ढूंढना है इंक्रीज इन सप्लाई का। तो देखो इंक्रीज का एग्जांपल लो, ये इंक्रीज हुआ तो इसका कारण क्या बना, प्राइस फॉल हुआ। कोई एग्जांपल मैं शेड करके दिखाता हूँ, रुको मैं शेड करके दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बोल बेटा। सर ग्राफ्स आर नॉट विजिबल। ये असल में ये इट्स ब्लर सर। नाउ यू कैन सी इट। नो सर इट्स ब्लर। नो सर इट्स ब्लर। तो सर अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये वैसे टॉपिक हम कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी नया बना के दिखाता हूँ आपको। प्राइस ऑफ y, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ x। ऐसा बिहेवियर होता है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। नो सर। नो सर। अब तो ब्लैक से बनाया है। ये डायग्राम आपको विजिबल नहीं है। नो सर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ये सब है ना, मैं समझ गया। वो असल में स्केच पेन थोड़े पुराने हो गए ना, वो फीके पड़ गए हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड का बिहेवियर ऐसा है। फाइन, हमें अब कारण ढूंढना है, व्हाट इज द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई को आप इंक्रीज करके देखो। जब हम सप्लाई को इंक्रीज करके देख रहे हैं, कारण बन रहा है प्राइस फॉल। तो कारण बन गया, जब आपको कॉजेज पूछे जाएंगे, कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सप्लाई, तो पहला आप लिखोगे ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल होता है तभी सप्लाई बढ़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इसका उल्टा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री का लिखना है, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड के में फॉल हो रहा था तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में राइज होगा। थर्ड, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर उधमपुर में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, है ना। सो ऐसे लिख दो, इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस या देयर इज अ राइज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक, ऐसे लिख दो। थर्ड कॉज। फिर टेक्नोलॉजी था एक फैक्टर। हम इंक्रीज का जब कारण लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इंक्रीज इन सप्लाई का कारण बन जाएगा। फिर एक गवर्नमेंट पॉलिसी था जिसमें दो चीज़ें थी, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। टैक्स लगाने से सप्लाई कम होती है, सब्सिडी देने से ज़्यादा होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है। तो अभी हम लिख रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई का कारण। तो इंक्रीज इन सप्लाई में आप लिखोगे व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन, सो देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। मैं फटाफट इसको रिकैप्चुलेट कर लेता हूं। हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई के कारण, ये वाला जो था ना, चेंज इन सप्लाई के कॉजेज पढ़ रहे हैं हम। तो एक तरह का चेंज तो था एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉज तो सिर्फ प्राइस ही है, ये तो प्राइस के कारण ही होता है। लेकिन इसके जो शिफ्ट होता है जब कर्व, व्हेन द कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स और व्हेन द कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, in both the cases it happens due to other factors, and other factors are price of substitute good, price of complementary good, government policy, state of technology, expected change, number of firms, ये वाले जो सप्लाई को। तो लिखना ऐसे ही है, what are the causes responsible for increase in supply। तो आप लिखोगे नंबर 1 ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, वो अभी बताया मैंने आपको। ये इफ प्राइस फॉल होगा
तभी सप्लाई बढ़ेगी. ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. सेकेंड, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. थर्ड, इफ द नंबर ऑफ फर्म्स और नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज, बेचने वाले ही ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. नंबर 4, if modern and updated technology is adopted. Number 5, if government provides subsidies on production. 5 कारण हो गए, causes हो गए for increase in supply. अब लिखना हो decrease in supply के कारण, तो इसका उल्टा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा. जैसे नंबर 1, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, due to fall in the price of complementary good. If the number of firms या number of sellers reduce या decrease, तब होगी decrease in supply. If technology is obsolete, outdated, traditional, तब होगी decrease in supply. Number 5, if government imposes new taxes, that will decrease the supply. तो decrease in supply में इस तरह से behave करेगा और इंक्रीज इन सप्लाई में उस तरह से बिहेव करेगा. तो ये आ गए आपके कॉजेस. फिर हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. बिल्कुल डिमांड की तरह बेटा, बिल्कुल डिमांड की तरह. इसमें भी वही लिख सकते हैं हम कि जो फॉर्मूला था ना हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. परसेंटेज change in quantity supplied divided by percentage change in price. यही डिमांड में लिख रहे थे हम. सिर्फ उसमें सिर्फ यहां पे एक चेंज था, सप्लाइड की जगह यहां डिमांड वर्ड था, यहां पे इस जगह पे, बाकी तो सेम था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लिखते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब इसमें हम लिख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब इसी से आप डेफिनेशन डिराइव कर लो, मतलब ऑब्टेन कर लो. 2-3 तरह की लैंग्वेजेस बुक्स यूज करती है, आप कैसे भी लिख लो. एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. कि किसी वस्तु की सप्लाई में कितना प्रतिशत चेंज आया ड्यू टू कितने प्रतिशत प्राइस में चेंज आया. या आप ऐसे लिख सकते हो price elasticity of supply is a measuring tool which measures just a minute. Price elasticity of supply is a measuring tool which measures the percentage change in quantity supplied ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. इसी से बना लो डेफिनेशन. सर अच्छे से दिख नहीं रहा है. ये लो सर, अच्छे से दिख नहीं रहा है. तो बोल भी तो रहा हूं साथ में. ESP आ गया सिंबल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, कैपिटल ES और P. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is equal to, रुको मैं दूसरे पेन से डार्क करके देखता हूं. ESP is equal to percentage change in quantity supplied अब दिखाई दिया, थोड़ा डार्क किया है.
ये सर दिख रहा है। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको तो बेटा वीडियो में भी देख सकते हैं, वीडियो बड़ा क्लियर होता है। कल Yes, मैं sir, दिख रहा है। हाँ कल मैं मार्कर लगाऊंगा ना मोटा वाला। असल में ये स्केच पेन घिस गए हैं बेटा, थोड़े पुराने हो गए ना, अभी हमको यूज करते 10-15-20 दिन हो गए हैं, तो उसकी वजह से है सब। ऐसे तो ब्लैक बोर्ड भी है, लेकिन ब्लैक बोर्ड क्या है, फिर दूर हो जाना है, वो फिर इससे भी छोटा दिखना है, वो धुंधला आ जाएगा। ये फिर भी कम से कम दिख तो रहा है पास से, ये फर्क आ रहा है। मैंने किया था एक दिन ब्लैक बोर्ड पे ट्राई, उस पर आ नहीं रहा ढंग से। चलो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग समझ में आया। डिमांड की तरह है बेटा, सिर्फ उसका सप्लाई इसमें वर्ड सब्स्टिट्यूट होना है। देखो अभी तक हमने सप्लाई पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, फैक्टरिंग सप्लाई पढ़ा, चेंज इन सप्लाई पढ़ा। ये 4 टॉपिक पढ़े, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बीच में आ गए, जैसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, फिर एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, फिर अच्छा एक टॉपिक और याद आ गया मेरे को, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम फिर से टच करते हैं, लिमिटेशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिमिटेशन का मतलब होता है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब कि वो कंडीशंस, वो परिस्थितियां जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है, देखो समझने वाली बात है, ये ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी, यही कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं या वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है या लॉ इज डिफाइड, मतलब वो फ्लॉप हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सप्लाई का लॉ टूट जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो तो नेचर पे डिपेंडेंट है, सॉयल की फर्टिलिटी, रेनफॉल, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वो तो नहीं ना ऐसा हो सकता कि प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन खेत से हो जाएगी। वो तो उतनी ही प्रोडक्शन होगी देश में, जितना अनाज होता है, जितना गेहूं होता है, उतना ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो तो नेचर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई और हमारे देश से ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। उसकी तो लिमिटेशन है। तो एक लिमिटेशन तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई की, जिसमें लॉ काम नहीं कर रहा। लॉ काम नहीं कर रहा मतलब कि जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रही है। तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चरल गुड्स में तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर हो गए, पनीर हो गया, दूध की चीज़ें, ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स ये तो खराब हो जाते हैं। इनका तो 1-2 दिन की लाइफ होती है। तो इनको तो जितना भी किसी के पास होगा उसको बेचना ही है, उसको सप्लाई करना ही है मार्केट में। उसके पास ये सहूलियत नहीं है कि वो अभी रोक ले और जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचे, क्योंकि तो उसका तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। और समझ आ रही है, गर्दन हिला देने में समझ देख रहा हूं सबको। आर यू गेटिंग इट? हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस कि वो परिस्थितियां, दो सर्कमस्टांसेस वेयर लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स, वेयर लॉ इज डिफाइड। और लॉ मीन्स जहां पे ऐसा नहीं हो रहा। लॉ का तो यही मतलब है ना, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस पे कम सप्लाई। और डिमांड का उल्टा था, उधर था ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड, कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड, क्योंकि वो डिमांड था, ये सप्लाई है। ठीक, तो 2 लिमिटेशन तो यही आ गई इसकी। एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होती, क्योंकि वो इट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन नेचर। देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इफ प्राइस इंक्रीजेस, so law is defied. Second is perishable goods. Yes, perishable goods are those goods which has very less shelf life, yeah, which get spoiled very fastly, yeah, very quickly, such as dairy products, fruits, flowers, इस तरह की चीजें। इनके केस में भी सप्लाई इसलिए बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती कि प्राइस घट या बढ़ रहा है। वो जितना है वो बेचना ही है, उसको ऑफर उतना मार्केट में बेचना ही है।
और मार्केट में बेचने को ही तो कहते हैं ना सप्लाई। फिर रेयर गुड्स, एंटीक वस्तुएं। मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है दुनिया में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो मोनालिसा की पेंटिंग की प्राइस बढ़ जाए और वो पेंटिंगें 2 हो जाएं, फिर प्राइस बढ़े तो वो 3 हो जाए। तो एंटीक चीज़ें, जो ओल्ड पुरानी चीज़ें हैं, तो वो तो लिमिटेड है, उनका प्राइस घटे या बढ़े उनकी सप्लाई तो उतनी है, उतनी अवेलेबिलिटी है उनकी। तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। फिर डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक। आपने देखा होगा बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो साल में एक बार वो लगाते हैं क्लियरेंस सेल, अपना जो स्टॉक होता है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि फ्रेश बनाया जाए। उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, उल्टा कम प्राइस पर ही वो ज़्यादा बेच रहे होते हैं। जबकि नियम लॉ के हिसाब से तो होना चाहिए था कि प्राइस अगर कम है तो कम बेचें, हो कम मार्केट में माल उतारें, ज़्यादा प्राइस हो तब ज़्यादा उतारें। लेकिन जब स्टॉक क्लियरेंस के लिए होता है सेल, उस सेल में भी लॉ काम नहीं करता, क्योंकि लेस प्राइस पर ही ज़्यादा बेच रहे होते हो। तो ये कुछ सर्कमस्टांस, ये दीज आर ऑल टॉपिक्स। मैं आपको पता नहीं आप इसको कैसे लेते हो, बट वॉट एवर आई स्पीक इन 35-40 मिनट्स, इन 30-35 मिनट में मैं जो भी बोलता हूँ, हर एक बात बेटा आंसर बनेगी आपकी किसी स्टेज में। एवरी सिंगल वर्ड इज अ पॉसिबल आंसर टू सम क्वेश्चन। आई एम नॉट टॉकिंग बुलशिट। मैं, आपने नोटिस नहीं किया, मैं पढ़ाते टाइम उसी टॉपिक पे रहता हूँ और साथ साथ में 2-2 बार रिवीजन, 3-3 बार भी रिवाइज कराता हूँ टॉपिक को, ताकि वो पीछे से आप कनेक्टेड रहो कि हमने ये पढ़ा था, अब ये पढ़ रहे हैं, अब ये टॉपिक है। तो ये जो अभी हमने किया, ये लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस बोले तो ड्रॉबैक्स, उसकी कमियां, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, इस तरह की चीज। ठीक है, तो क्या क्या है डीमेरिट्स लॉ ऑफ सप्लाई के नहीं, लॉ के, नियम के। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नंबर 2 पेरिशेबल गुड्स, नंबर 3 एंटीक गुड्स जिनको रेयर गुड्स भी कहते हैं, नंबर 4 स्टॉक क्लियरेंस सेल्स। ये जो स्टॉक को क्लियर करने की सेल्स होती हैं उसमें भी ये काम नहीं करता। अच्छा, अब आ जाओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखो सेम डिमांड की तरह बेटा, बड़ा टॉपिक था एक फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई या सप्लाई फंक्शन, मतलब वो फैक्टर जो उसको अफेक्ट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक, फिर दूसरा आया लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब वो नियम बता रहा था कि सप्लाई का और प्राइस का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है और वो नियम क्या है, लॉ क्या है। अब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी मीन्स उसकी लोच। तो ये तो मापने वाली चीज है कि किसी में ज्यादा लोच होगी, किसी में कम होगी। सो इट इज ए मेजरिंग टूल। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ए मेजरिंग टूल, तभी तो हम न्यूमेरिकल निकालते हैं, विच मेजर्स, फॉर्मूला आ गया फिर आपका, विच मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये मीनिंग आ गया या डेफिनेशन आ गई। फिर इसी को अगर आपने आगे डेरिवेशन बनानी है तो सेम डिमांड की तरह ही है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। वो जो सप्लाई में नहीं लिखे थे हमने स्टेप, डिमांड में, अब मैंने आपकी आसानी के लिए फॉर्मूला भी लास्ट वाला वैसे ही बना दिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सेम डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह, सिर्फ हम फर्क ये करेंगे ना, इस क्यू को हम क्वांटिटी सप्लाइड मान लेंगे, ये इसमें जो क्यू है, जो डिमांड के केस में उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड मान लेंगे। बुक्स में इसको क्यू की जगह एस लिखा होगा उन्होंने, डेल्टा एस बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय एस,
ऐसे लिखा होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होना है, ये वाला न्यूमेरिकल निकालने के लिए, जैसे हम डिमांड में कर रहे थे। यस सर। अब आ जाओ डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको अगर याद है तो मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड डायग्राम, कि कंबाइंड डायग्राम बनाना हो सारे एक में बन जाते हैं, तो वैसे सप्लाई में बन जाते हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बदलाव ये आएगा। क्योंकि इसमें हमको पॉजिटिव स्लोप लेनी है ना, तो हमको पहला पॉइंट यहां नीचे लेना है। ऐसा बना लो। कंबाइंड डायग्राम, क्योंकि सारा खेल तो स्लोप का ही है ना, एवरीथिंग इज अबाउट स्लोप। अब इसमें लेबलिंग अगर करनी हो, एक मिनट रुको, तो इसको लिख सकते हैं ना, ये आ गया इज इक्वल टू 0, ये आ गया लेस देन 1, ये आ गया इक्वल टू 1, ये आ गया ग्रेटर देन 1, ये आ गया इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सीधा वाला 0, फिर लेस देन 1 करते हैं हम अभी आगे। ये तो वो बता रहा हूं कि अगर कंबाइंड बनाना हो तो जो सीधा आएगा वर्टिकल सीधा वाला वो आ गया 0, उससे थोड़ा सा ट्विस्ट लेस देन 1, ये देखो ना, सीधा 0, थोड़ा ट्विस्ट लेस देन 1, थोड़ा और ट्विस्ट इज इक्वल टू 1, थोड़ा और ट्विस्ट ग्रेटर देन 1, फिर पैरेलल इन्फिनिटी। दिखाई दिया? यस सर। अब आप इसको, टाइम ही नहीं बचा, चलो कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कल हमारा सीधा न्यूमेरिकल्स ही है फिर सीधा, तो कल कॉपी पेन लेके बैठना और अब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। अभी मैं आप सबको देख भी सकता हूँ, यू आर ऑल विजिबल नाउ, तो आपको बोलने की या गर्दन हिलाने की जरूरत है, यू आर ऑल विजिबल। रुको जरा 1 मिनट।